रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और बंजर रेगिस्तान। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। ऐसे में वहाँ समुद्र की कल्पना करना भी बेईमानी सा लगता है। लेकिन इंसान हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे प्रकृति को चैलेंज देने में बहुत मजा आता है। सहारा रेगिस्तान में भी समुद्र के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया गया है, पर इसका अंजाम क्या हुआ? क्या सहारा की तपती ज़मीन को समुद्र की ठंडक मिल पाई? आज के वीडियो में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सालों नहीं सदियों से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है सहारा में समंदर के निर्माण का, मानव निर्मित समंदर का, मैन मेड ओशन का। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर हम आपसे कल्पना करने के लिए कहें कि दुनिया में किस किस जगह समुद्र हो सकता है, तो शायद सहारा आपकी लिस्ट में लास्ट ऑप्शंस में शामिल होगा। पर कहा जाता है ना कि इंसान हमेशा हालात बदलने की कोशिश में लगा रहता है, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। सहारा रेगिस्तान में एक विशाल समंदर के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है, और यह प्रोजेक्ट अभी का नहीं सालों पुराना है। 19वीं सदी से ही लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, और आज भी ट्यूनीशिया एक देश का नाम है। ट्यूनीशियाई सरकार की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा है क्या जो इतना वक्त लग रहा है, और आखिर क्यों ट्यूनीशिया की सरकार सहारा जैसे इलाके में समंदर बनाने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रही है। तो देखिए, पानी किसी भी देश की मूल ज़रूरतों में से एक है, और देश के विकास में भी इसका काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि बिना पानी के खेती संभव नहीं। इसके अलावा समुद्री व्यापार के लिए भी समुद्र की ज़रूरत पड़ती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि समुद्र के किनारे बसे देश ज़्यादा संपन्न होते हैं। इसीलिए ट्यूनीशिया देश भी सहारा रेगिस्तान में समंदर निर्माण की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके देश में विकास की रफ्तार को गति मिल सके। इस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले सन 1870 में ब्रिटिश इंजीनियर डोनाल्ड मैकेंजी के दिमाग में आया था। उन्होंने कहा कि मोरक्को के केपी जूबी दक्षिण पूर्व के मॉर्टानिया में 400 मील का चैनल आइलैंड के आकार का एक इनलैंड समुद्र तैयार किया जाए, जहां से समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह बनाया जा सके, जिससे व्यापार को गति मिल सके। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और पाया कि माली के साथ सीमा के पास आधुनिक मॉरिटानिया में एल जुजाफ के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र समुद्र तल से पर्याप्त नीचे था। अगर इस इलाके को 1000 किलोमीटर दूर स्थित अटलांटिक महासागर से जोड़ दिया जाए तो ये 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का एक बड़ा समुद्र बन जाएगा। यह आकार सुपीरियर झील के आकार का लगभग 2 गुना है। सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। उनका मानना था कि इससे नहरों को नाइजर नदी से जोड़ने की राह आसान हो जाएगी, और फिर यूरोपीय जहाज सूडान तक यात्रा कर पाएंगे और वहाँ मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा समुद्री व्यापार को होगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार आ जाएगा। साथ ही इस बंजर रेगिस्तान में खेती करना भी मुमकिन हो पाएगा, जिससे इसकी दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। खासतौर पर केप वर्डे शहर के लोगों को। इस शहर के लोग कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद करीब 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। सहारा रेगिस्तान में रेत और पठारों के अलावा भी कई चीज़ें मौजूद हैं। इन रेत के टीलों के नीचे पानी के तालाब मौजूद हैं, जो किसी खजाने से कम नहीं है। सहारा के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सूडान, चाड, इजिप्ट और लीबिया जैसे कई देशों में किया जा रहा है। 1970 से सहारा का अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा रहा है। साल 1996 में यहाँ पर पहली बार वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी। रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पानी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। साल 2008 में लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, बहुत से लोग सहारा रेगिस्तान को फिजूल समझते हैं, लेकिन आज तक रेगिस्तान के कारण ही आप और हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। हवा से रेगिस्तान की धूल और मिट्टी के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते हैं, और अमेज़न के जंगलों में भी इन मिट्टी के कणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंचता है। सहारा के मिट्टी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये मिनरल्स ही अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनसे हमें साफ और स्वच्छ हवा मिल पाती है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि हमें आज ये नजर आता है। आज से करीब 8 से 10 हजार साल पहले यहाँ पर ग्रीनरी हुआ करती थी। जंगलों के बीच में झीलें भी मौजूद थीं। साथ ही सहारा के अपने स्टोनहेंज भी थे, जिन्हें नपती पल्ल्या कहा जाता था। इनका वजन कई हजार किलो है, और ये 4500 सालों से भी अधिक पुराने हैं। कई रॉक्स कार्विंग्स भी सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती हैं।
एक टमन रेस्ट रिवर भी यहाँ मौजूद थी, जिसके बारे में साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चला था। लोग कल्टीवेशन यहाँ किया करते थे और पशुपालन भी यहाँ रहने वाले लोगों की जीवनी का एक हिस्सा था। लेकिन एक हरी भरी जगह अचानक से रेगिस्तान में कैसे बदल गई, इस बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि जानवर बहुत ज़्यादा घास और पौधे खाने लग गए थे, जिस कारण उन पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और ज़मीन बंजर हो गई। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने के कारण यहाँ सूखा पड़ने लगा था। इतना ही नहीं, मेसोजोइक एरिया में यहाँ पर एक ओशन भी हुआ करता था। कई बड़े डायनासोर्स और अन्य प्रजातियों के जानवर के अवशेष यहाँ पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 से 15 हजार साल बाद एक बार फिर सहारा रेगिस्तान में ग्रीनरी देखने को मिलेगी और मुमकिन है कि अमेज़न से भी बड़े जंगल यहाँ बन जाएंगे, जिससे धरती की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सहारा रेगिस्तान की वो बातें हैं जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। न जाने ये विशाल रेगिस्तान और कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसके बारे में रिसर्चर्स लगातार शोध कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपकी नज़र में किस एरिया पे होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।